डियर लर्नर्स, आज इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं नाभिक की खोज को लेकर के। परमाणु की संरचना हमारा मुख्य टॉपिक है। नाभिक की खोज में रदरफोर्ड ने 1911 में ये नाभिक की खोज प्रस्तुत की थी। तो रदरफोर्ड के निर्देशन में वैज्ञानिक गीगर और मर्सडेन ने कार्य किया और इन्होंने भारी तत्व जैसे सोने की पन्नी है, जैसे प्लेटिनम की पन्नी है, तो उस पर जब अल्फा कणों की बौछार की तो विभिन्न निष्कर्ष प्राप्त किए। देखिए क्या किया इन्होंने कि ये हमारा एक लेड का पात्र है, क्योंकि इसमें से रेडिएशन बाहर नहीं निकलते। इसमें हमारा यहाँ यूरेनियम या जिनसे अल्फा कण निकलते हैं ऐसा पदार्थ रखा हुआ है, यूरेनियम, जिससे अल्फा कण यहां से निकलते हैं, उनकी बीम। इसके बाद एक लेड की प्लेट होती है जिसमें एक बहुत छोटा छिद्र होता है यहां पर। ये एक नैरो बीम इसमें से निकलती है। यहां जाकर के ये हमारी सोने की पन्नी रखी हुई है और इस सोने की पन्नी का बहुत पतली है, कहें कि ये 4 गुणा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर मोटाई की है, माने बहुत पतली पन्नी है। इस पर जब अल्फा कणों की बौछार होती है तो देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा एक ऐसा पर्दा है जिस पर ZnS माने जिंक सल्फाइड का लेप किया हुआ है। जहां ये अल्फा कण टकराते हैं वहां प्रतिदीप्ति पैदा होती है, एक चमक पैदा होती है, जिससे ये पता लगता है कि कहां पर अल्फा कण टकरा रहे हैं। ये पर्दा मूवेबल है, जैसा आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ को ऐसे ऐसे घूम जाता है, तो ये पर्दा मूवेबल है। अब उन्होंने जो प्रयोग किया उस प्रयोग में क्या था कि यहाँ पर जैसे ये नैरो एक छिद्र है, यहाँ से एक बीम जाती है अल्फा कणों की, इससे टकराती है। टकराने के बाद यहाँ से ये अल्फा कण इस पर्दा पर जहां जहां टकराते हैं वहां पर चमक पैदा होती है और जिस जिस एंगल से ये मुड़ते हैं वहां पर चमक पैदा होती है। अब इसको निष्कर्ष के रूप में हम ऐसे देखते हैं कि क्योंकि अधिकांशतः वो सीधे निकले थे, तो इसको हम इस तरह से देख लेते हैं कि मान लीजिए एक हमारा ये परमाणु है, चाहे वो सोने मान लीजिए, ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें से अधिकांश ये जो मान लीजिए पर्दा है, तो अधिकांश जो हमारे अल्फा कण हैं वो सीधे निकल जाते हैं, माने कि उनके मार्ग में कोई विचलन पैदा नहीं होता। कुछ अल्फा कण ऐसे हैं कि जो उनके मार्ग में विचलन पैदा हो जाता है और एकाध अल्फा कण ऐसा भी है जो पुनः वापस हो जाता है। तो इस प्रयोग से ये हमारे अल्फा कण है। अल्फा कण आप जानते ही हैं क्या होते हैं। अल्फा कण हीलियम की नाभिक होते हैं
अल्फा कण, या इसे हम प्रदर्शित करते हैं He2. ये हीलियम की नाभिक है, हीलियम की नाभिक, हीलियम की नाभिक को अल्फा कण, जो कहाँ से निकला? यूरेनियम से या रेडियम से, जिससे भी प्राप्त किया। तो यहाँ यूरेनियम से हमने प्राप्त किया। तो अब देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि इसमें अधिकांश जो जो अल्फा कण है वो सीधे ही निकलते। मान लीजिए ये परमाणु है, तो अब सीधे निकल गई। उनमें से कुछ अल्फा कण, उनमें से कुछ अल्फा कण ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए 20,000 में से कोई एक अल्फा कण ऐसा है जो 90 से अधिक के एंगल पर डाइवर्ट हुआ है, 90 से अधिक के एंगल पर। उससे भी कम अल्फा कण ऐसे हैं जो 90 से कम के एंगल पर इस साइड में ऐसे ऐसे गए हैं, और कोई एकाध अल्फा कण ऐसा है जो अपने मार्ग पर वापस हो जाता है। तो अब तीन बातें हुई। अल्फा कणों का सीधे बिना विचलन के पार हो जाना, दूसरा बहुत कम अल्फा कणों के मार्ग में, जैसे मैंने अभी बताया कि 90 से अधिक के एंगल पर लगभग 20,000 में से एक कण विचलित होता है, मार्ग में विचलन होता है। और तीसरी बात ये निकल करके आई कि एकाध या अत्यंत कम एकाध अपने मार्ग पर वापस हो। अब ये तीन बातें हैं, अल्फा कणों का सीधे बिना विचलन के पार हो जाना, ये अधिकांश थे। ये कितने थे? अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही मार्ग पर निकल गए। बहुत कम अल्फा कणों के मार्ग में विचलन हुआ, और बहुत ही कम, अत्यंत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग पर वापस हुए। इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये निकला कि अल्फा कण जब सीधे निकल गई तो इसका मतलब कि ये जो परमाणु है इसका अधिकांश भाग खोखला है, और उससे उसके अल्फा कण के मार्ग में कोई विचलन पैदा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि अल्फा कणों के मार्ग में विचलन होता है, बहुत कम है, लेकिन तो ये विचलन ये प्रदर्शित करता है कि हमारी जो बीच में ऐसी जगह है हुई जहां पर धन आवेश उपस्थित है। और तीसरी बात कि एकाध वापस हो जाता है, इसका मतलब जो बीच में बॉडी है वो थोड़ी कठोर, रिजिड है और दृढ़ है, जिसमें से अल्फा कण वापस बाहर नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब हुआ, देखिए अब इस बात का निष्कर्ष क्या निकला? इस बात का निष्कर्ष ये निकला कि अब जैसे पहली बात है
कि अल्फा कण सीधे निकलता है। इसका मतलब है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है या कहें कि रिक्त है। दूसरी बात का क्या मतलब निकला? बहुत अल्फा कणों के बाद विचलन नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि परमाणु के केंद्र पर धन आवेश उपस्थित होता है। परमाणु के केंद्र पर क्या है? धन आवेश है, जिसकी वजह से ये रिपेल होते हैं। देखिए, दो बातें हैं कि अल्फा कण धन आवेशित कण है, इस पर धन आवेश होता है, और इनमें रिपल्सन जब ही पैदा होगा, जब ही प्रतिकर्षण पैदा होगा, जब यहां धन आवेश होगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि उसके केंद्र पर धन आवेश उपस्थित होता है। तीसरी बात का मतलब ये निकला कि परमाणु के केंद्र में एक ऐसी बॉडी है जो अत्यंत दृढ़, छोटी एवं कठोर है। ठीक है, तो ये तीन निष्कर्ष इन तीन बातों से निकले, और तब रदरफोर्ड ने यह सुझाव दिया कि परमाणु के बीच में एक ऐसी जगह है जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा? नाभिक। इसको हम कहते हैं नाभिक। तो उन्होंने इसका नाम नाभिक दिया। इस तरह से ये सुझाव हुआ रदरफोर्ड का कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है, उसके केंद्र में एक नाभिक होती है, नाभिक अत्यंत दृढ़ और कठोर होती है, और इस पर समस्त धनावेश तथा उसका समस्त द्रव्यमान उसमें निहित होता है। तो ये बातें हमारे निष्कर्ष के रूप में दी गई। इस नाभिक का जो आयतन है, देखिए, नाभिक बहुत छोटी, दृढ़ तथा कठोर होती है। नाभिक का जो नापना है वो फर्मी में नापा जाता है नाभिक को, और एक फर्मी का मान 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। नाभिक की त्रिज्या 1.5 गुणा 10⁻⁻13 से 6.5 गुणा 10⁻⁻13 के क्रम की होती है, या यूं कहें कि 1.5 से 6.5 फर्मी की मध्य होती है। सामान्यतः त्रिज्या और नाभिक का संबंध Rn = Rgo गुणा a⁻1/3, ये हमारा सामान्यतः संबंध है। तो इस संबंध को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि, चलिए मैं इसे बता देता हूं यहाँ पर। देखिए, इस संबंध को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि R = 1.33 × e⁻⁸। हम इस संबंध को ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं, यहाँ पर
10 की पावर -13 इंटू ए की पावर 1। अब यहां पर ए जो है ये न्यूक्लियनों की संख्या है। देखिए, जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, या जो भी नाभिक में उपस्थित कण हैं, उनको हम न्यूक्लियन कहते हैं। नाभिकीय कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। और नाभिक में क्या क्या होते हैं हमारे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियन कहलाते हैं। तो ये हमारी ए क्या है? न्यूक्लियनों की संख्या है। न्यूक्लियनों की संख्या। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब या कहें कि ये द्रव्यमान संख्या है। दूसरा, नाभिक का जो आयतन है वो परमाणु के मुकाबले में -10 की पावर -15 गुना छोटा होता है। आप अंदाजा लगा रहे होंगे इतना छोटा होता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण दूं कि पृथ्वी का 1 सेंटीमीटर, पृथ्वी का 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा टुकड़ा लें, माने 1 किलोमीटर घन पृथ्वी का टुकड़ा ले लें और उसके परमाणुओं की केवल न्यूक्लियस को इकट्ठा किया जाए तो वो हमारी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इकट्ठा हो सकता है। ये मैंने एक मोटा उदाहरण आपको दिया। तो इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। तो आयतन का 10 की पावर -15 गुना छोटा होता है। इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। इसका घनत्व 10 की पावर 8 टन प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। 10 की पावर 8 टन प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और कूलाम के नियम के आधार पर अल्फा कणों का विक्षेपण होता है। मान लीजिए वहां कूलाम का नियम लागू होता है, ठीक है। और इसमें जो विचलन है, अल्फा कणों की संख्या n और उनके विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या, विक्षेपित अल्फा कणों की संख्या n और उसके विचलन कोण थीटा के बीच में ये संबंध n इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin 4θ/2 ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था कि इस तरह से हमें विचलन प्राप्त होता है। तो इससे आप विचलन भी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं एक बात और क्लियर कर दूं आपको कि जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हम भारी तत्वों की पन्नी लेते हैं, जैसे सोना है, प्लेटिनम है। तो अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि हम हल्के तत्वों की पन्नी को क्यों नहीं लेते? हल्के तत्वों की पन्नी को इसलिए नहीं लेते कि उसके जो आयतन है वो बहुत छोटे होते हैं और तब हमको ये मेजरमेंट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। उनके आयतन छोटे होते हैं, इसलिए हम बड़े आयतन वाले। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि उसकी नाभिक पर जो उपस्थित आवेश है और वो भी कम होता है, न्यूक्लियनों की संख्या भी कम होती है, उसका वॉल्यूम भी कम होता है। इस वजह से प्रयोग के रूप में हमने भारी नाभिकों को लिया है। यद्यपि ये बात स्वप्रसिद्ध है। तो इस तरह से रदरफोर्ड के द्वारा 1911 में न्यूक्लियस की खोज हो गई, जिसके द्वारा ये सिद्ध हो गया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान और उसका समस्त धनावेश वो उसके केंद्र में उपस्थित होता है। और जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यद्यपि कि जब तक न्यूट्रॉन की खोज नहीं की गई थी, इसी आधार पर उन्होंने ये प्रपोज किया था कि एक और न्यूट्रॉन के लगभग भार, एक और प्रोटॉन के लगभग भार के बराबर दूसरा कण नाभिक में होना चाहिए। तो वो 1932 में चैडविक द्वारा हुआ। तो इस तरह से हमारी नाभिक की खोज हो गई। और अब अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।